और आज अखबार जो है पूरे भरे पड़े हैं आज परशुराम जयंती और कैलाश वर्गीय के जन्मदिन से। जिन क्षेत्रों में नर्मदा की लाइन नहीं है उनके लिए तो अब बड़ा संकट शुरू होने वाला है। टैंकर उन लोगों के नसीब का है जिनकी जेब में पैसा है, मगर गरीब और मजदूर क्लास कहाँ जाए। पानी का टैंकर की आवाज सुनते ही ये नींद में उड़ जाते हैं और पानी भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा रत जगह जो है पानी के लिए सिर्फ इंदौर में हो रहा है। बहुत सारे लोग जो यहाँ शहरों में रहते हैं, जिनके कारोबार है, व्यापार है, जिनके परिवार से कोई सेना में भर्ती नहीं हुआ है, पर उनको वो सबसे ज्यादा जोश में दिखते हैं कि बिल्कुल मार देना चाहिए, घुस जाना चाहिए। कैलाश वर्गीय एकमात्र ऐसे नेता रहे जिनके आसपास जो 30 और 40 साल पहले जुड़े हुए लोग थे, वो आज भी कैलाश वर्गीय को लेकर एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ, और वो भी भीषण गर्मी में 42 डिग्री तापमान के बीच। कल रात का तापमान भी जो है सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा हो गया है। यानी अगले 1-2 दिन तो आपको गर्मी और झेलनी पड़ेगी, और इसके बाद ज़रूर 2 या 3 तारीख से मौसम में करवट लेगी, बादल छाएंगे और बारिश और हवा शुरू होगी। पर वो कितने दिन रहेगी वो हम बाद बताएंगे आपको। पहले हम शहर की खबरों पर बात करते हैं। आज परशुराम जयंती भी है, और परशुराम जयंती के साथ आज इंदौर के जननायक और आम लोगों से जुड़े हुए नेता कैलाश वर्गीय का जन्मदिन भी है। उनके अपने जन्मदिन पर हम उनको बधाई भी देंगे और हम उस पर बात भी करेंगे। ब्राह्मण समाज को लेकर जो है एक शोभा यात्रा निकालनी थी, 1 की 2 हुई और 2 की 3 हो गई, 3 की 4 नहीं हो। अब इस बात को आगे सबको बैठकर तय करना पड़ेगा, पर उस पर भी हम आगे बात करेंगे। हम सबसे पहले खबरें शुरू करते हैं। शेखर जी शुरू करें कामकाज। तो शेखर जी आज खबरें शुरू कर रहे हैं, पर आज अखबार जो है पूरे भरे पड़े हैं आज परशुराम जयंती और कैलाश वर्गीय के जन्मदिन से। इसलिए गली कूचों से आज निशान लगा के और ढूंढ के खबरें निकाली गई हैं, और उन्हीं खबरों में एक एक ली है और संक्षेप में ही बात कर पाएंगे। एक तो भीषण गर्मी के चलते अब जो है शहर में पानी के लिए रत जगह शुरू हो गया है। रातों को घरों के बाहर कोठियाँ रखा जाने की परंपरा अब शुरू हुई है। बहुत समय बाद शहर में इस बार लोगों को पानी के लिए एक बार फिर रात रात को जगना होगा। जिन क्षेत्रों में नर्मदा की लाइन नहीं है उनके लिए तो अब बड़ा संकट शुरू होने वाला है। 800 रुपये और 900 रुपये के टैंकर पहुंच गए हैं। जो एक टैंकर पहले 400-500 का था वो 700 में आ गया है, और बड़े टैंकर 900 से 1000 रुपये के बीच पहुंचे। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब टैंकर की आपने कीमत बता दी है। टैंकर उन लोगों के नसीब का है जिनकी जेब में पैसा है, मगर गरीब और मजदूर क्लास कहाँ जाए। बात कर रहे हैं गौरीनगर वार्ड की, बात कर रहे हैं गौरीनगर में। इस शहर में अगर पानी की कितना हलाकान मचा हुआ है, पानी की किस कदर जल संकट है, अगर आपको देखना है तो एक बार गौरीनगर और आसपास के इलाके को देख आए। वहाँ रहने वाले लोगों से बात करके देख ले कि पानी के लिए उन्हें कितना परेशान होना पड़ रहा है। दिन भर तो काम पर जाते हैं और शाम को आने के बाद रात तक इंतजार होता है कि कब पानी का टैंकर आएगा। पानी का टैंकर की आवाज़ सुनते ही ये नींद में उड़ जाते हैं और पानी भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा रत जगह जो है पानी के लिए सिर्फ इंदौर में हो रहा है, जिस इंदौर में करोड़ों रुपए नर्मदा पर खर्च कर दिए गए हैं। बड़ी दुखद स्थिति है। इसके बाद भी अभी हाल भी पानी के टैंकरों को लेकर खींचतान मची हुई है। सिस्टम खड़ा नहीं हो पा रहा है पानी को लेकर जो खड़ा होना चाहिए। जबकि बॉम्बे और अन्य शहरों को अगर हम बात करते हैं, हम उनसे तुलना तो करते हैं, पर वहाँ कभी भी इस प्रकार की व्यवस्था में आपको पानी के लिए लोग जो है खींचातानी बहुत ज़्यादा अभी से करते हुए नहीं दिखते। अब हम पत्रिका खबर की बात कर लेते हैं। आज शहर को इस बार जो है, अभी तक आपके दरवाजे पर पीली गाड़ियां आया करती थी, हल्ला हो हल्ला करती हुई और गली गली और मोहल्ला करती हुई। अब वो गाड़ियों की जगह पीली नहीं आएगी, नीली आएगी। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि गाड़ी आपके सामने से निकल जाए, आप पीली के चक्कर में नीली से हाथ धो बैठे आप। तो आपको देखना पड़ेगा। नई गाड़ियाँ आई, इलेक्ट्रिक से सजी हुई सुंदर गाड़ियाँ दिखेंगी, और उसमें भी गाना आपका यही बजेगा, मतलब यही गाना आपको सुनने को मिलेगा। क्या शेखर जी? कितनी गाड़ियाँ? आप सही कह रहे हैं। हल्ला तो मचेगा, कचरे के लिए घर घर हल्ला तो मचेगा, लेकिन अब गाड़ी का स्वरूप बदल जाएगा। वो धुआं उगलती हुई पीली गाड़ियां अब आपको दिखाई नहीं देगी, धीरे धीरे रिप्लेस हो रही। 100 गाड़ियां आज नगर निगम ने अलग अलग वार्डों को सौंप दिए गए। नगर निगम के कुनबे में ये 100 इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल हुई है। इन गाड़ियों के शामिल होने के बाद धीरे धीरे जितनी भी डीजल की गाड़ियां उन्हें जो है सोलर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील कर रहे हैं, ताकि शहर की सेहत भी ठीक रहे, यहाँ के लोगों की सेहत भी ठीक रहे। इसके साथ ही आज राजवाड़ा से 6 चलित
चलित पानी के टैंकर भी दिए गए हैं, वो शीतल जल के टैंकर है जिसके अंदर एसी लगा हुआ हैगा। आपको शीतल जल आपको कहीं भी पीना है तो शहर के 6 अलग अलग कोनों पर इन्हें खड़ा किया जाएगा और आप उसे ठंडे पानी का लुत्फ इस गर्मी में तो उठा सकते हैं, क्योंकि नगर निगम प्याऊ लगा के देख चुका है उसके क्या हाल होते थे, इसलिए अब बदलाव किया गया है और अब टैंकर ले आया है। वाह, ये भी अच्छा काम है। एक ही जगह खड़े रहेंगे या सबसे शाम जगह बदलते रहेंगे? मुझे ऐसा लगता है शहर में जगह बदल बदल के लोगों तक ये पहुंचाने की बात होगी कि नगर निगम ने एक नवाचार किया है, और मैं इसके लिए मैं महापौर पुष्पमित्र भार्गव की वाकई तारीफ भी करूंगा कि वे शहर को कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें अब उन्हें कामयाबी मिलती मुझे दिखाई दे रही है। मुझे लगता है वो टैंकर कम से कम इसी मामले में थोड़े से और चालू कर देना चाहिए, जो शहर में थोड़ा सा रुकते रुकाते घूमते रहे, ताकि लोगों को ज़्यादा आराम से अच्छा ठंडा पानी पीने को मिले। अब हम अग्निमाड़ की खबरों की बात कर रहे हैं। अग्निमाड़ की खबरों में भी विशेष खबरें। आज अग्निमाड़ भी पूरा भव्य शोभा यात्रा और कैलाश जी के जन्मदिन से भरा हुआ है, और इसके अलावा जानकारियां बहुत ज़्यादा इसमें। आज खबरें सब सामान्य खबरें ही हैं, क्योंकि लोड ज़्यादा हो गया विज्ञापनों का, तो फिर सामान्य विशेष खबरें नहीं हो पाती हैं, इसलिए आज इसमें कोई ऐसी विशेष खबर सब। और अक्षय तृतीया को लेकर आज बाज़ारों में उल्लास आया हुआ है। हालांकि ये बात जरूर कि महंगा सोना 1 लाख रुपये पहुँचने के बाद में छोटा आदमी खरीदी से दूर हो गया है, बड़े लोग अभी सोना उनकी पहुँच में आ गया है। इसके अलावा ये हाउसिंग बोर्ड ने निगम से 1 करोड़ रुपये मांगे हैं। और क्या खबर है शेखर जी इसमें? हाँ, ये बात कर लेते हैं। गर्मी आज जो है इस पर हम जरूर बात कर लेते हैं। कल साल का जो है पहला मार्च या अप्रैल का दिन जो है 42 डिग्री 6 तक पहुँच गया, मतलब आप 43 के करीब पहुँचे हैं। इंदौर का अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक जाता है। ये कब जाता है? मई की रोहिणी के लगभग। पर इस बार ये तेवर आग जैसे आपको अभियाल अप्रैल में ही देखने को मिल रहे हैं। और रात का तापमान भी जो है वो सामान्य से 4 डिग्री ज़्यादा रहा है, इसीलिए रात को भी बहुत लोग गर्मी से परेशान रहेंगे। अगले 2 दिन और गर्मी बनी रहेगी, और गर्मी से भी आपको 2 हाथ करने के लिए मई में तैयार रहना पड़ेगा। पूरे मई में कम से कम 12 से 14 दिन टेम्परेचर जो है 42 से 43 डिग्री के आसपास झूलेगा। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम पिछले साल को हालात देख चुके हैं। गर्मी ने जो तेवर दिखाए थे, उस तेवर से इंदौर को हिला के रख दिया गया था। उसके बाद ही इंदौर में जो है पौधे लगाने की चिंता की गई थी कि शहर के तापमान को कैसे कम किया जाए, इंदौर को वापस जो है शबे मालवा का स्वरूप कैसा दिया जाए। इसको लेकर पिछले साल कैलाश विजयवर्गीय की पहल पर ही 51 लाख पौधे लगाए गए थे। हालांकि पौधे लगाए गए थे, उन्हें वृक्ष बनने में अभी वक्त है। इसलिए ये हम लोग ये सोच के ना बैठ जाएं कि इस साल हमें गर्मी नहीं सताएगी। अभी गर्मी सताएगी हमें, इसलिए टेम्परेचर जो है अभी से 42 डिग्री पार करने लगा है। और शहर में इस तरीके के हालात ना बने, इसके लिए आगे भी पौधे लगाते रहना चाहिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। विरासत में आपको जो पेड़ मिले उनकी छाँव में आप बैठ रहे हैं, पर आपने विरासत के लिए कुछ छोड़ा नहीं है। इसलिए आपको भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि मैं भी अपने बच्चों की आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा छोड़ जाऊं, ताकि एक पेड़ जो है अगर उसके नीचे 4 लोग भी बैठते हैं तो आपको विरासत में उसका पुण्य मिलता है। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ झाड़ ऐसे लगा जाऊँ ताकि ज़रूरत पड़े तो उसकी छाँव में वो भी बैठ सकें। तो ये तो है हमारा जो है, हमने बताई आपको खबरें। अब हम दोपहर के पहले पेज की खबरों की बात कर लेता हूँ आपसे। आज प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक ली है, जिसके अंदर बहुत सारे फैसले किए गए हैं। इन फैसलों का असर आने वाले 36 घंटे में आपको दिखने लगेगा। इसके पहले कोई बैठक केवल हमले के बाद जो हुई थी श्रद्धांजलि देने को, वही बैठक हुई थी। आज की बैठक कल की बैठक हुई थी, जिसमें सेना को फ्री हैंड कर दिया गया है। आप अपने हिसाब से जगह स्थान चयन जो भी करना हो आप करें। और आप, क्योंकि इस देश में हम सेना पर ही भरोसा करते हैं। आज भी देश को हमको जो है देश पे अगर भरोसा है किसी पे तो हमारी सेना पे है। हम ये मान के चलते हैं हमारी सीमाएं पूरी सुरक्षित है। हमारे यहाँ वो तमाम बच्चे जो सीमा पर खड़े हैं, जो सीमा पर खड़े हैं, वे अपनी जान देकर भी आपको बचाने के लिए वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो अगले 36 घंटों में बहुत बड़े फैसले आपको देखने को मिलेंगे। इस बीच में यह भी हो सकता है कि शायद एक अटेम्प्ट का हमला करके प्रधानमंत्री जो है आपको राष्ट्र के नाम संदेश दें, या उसके पहले देंगे तो संकेत चला जाता तो अलर्ट हो जाने की स्थिति रहती, तो हो सकता है शायद उसके बाद दें। ये मेरा आकलन है, इसके अंदर जो बता रहा हूँ आपको मैं। दूसरा, आज वित्त मंत्रालय के साथ भी प्रधानमंत्री ने बैठक करके इस पूरे युद्ध की स्थिति को लेकर जो है तैयारी की है, और बजट का जो फंडिंग कहाँ से आएगी, कौन कौन सी जहाँ कहाँ से फंडिंग निकाल की जाएगी, आपको शायद ना मालूम होगा, पर एक दिन का युद्ध भी लड़ना पड़े तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये पैसे की व्यवस्था होना और युद्ध करना, किसी भी देश के लिए युद्ध शुरू करना बहुत आसान होता है, पर किसी भी देश के लिए युद्ध समाप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। हमारे सामने 2 बड़े उदाहरण हैं, इजराइल और हमास का युद्ध। इजराइल और गाजा पट्टी वाला युद्ध के अलावा दूसरा युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच। ये एक बहुत बड़े ताकतवर देश और बहुत छोटे ताकतवर देश के बीच में भी युद्ध आज 2 साल बाद भी बंद नहीं हो पाया है। तो ये चीज़ें भी हमें समझना चाहिए।
मैं ये मानता हूँ, बहुत मैं एक बात समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो या शहरों में रहते हैं, जिनके कारोबार है, व्यापार हैं, जिनके परिवार से कोई सेना में भर्ती नहीं हुआ है, पर उनको वो सबसे ज़्यादा जोश में दिखते हैं। ये बिल्कुल मार देना चाहिए, घुस जाना चाहिए और ये कर देना चाहिए और वो कर देना चाहिए। युद्ध की विभीषिका देखी नहीं है। मैं समझता हूँ शायद 50 साल हो गए। 50 साल बाद 71 के युद्ध के बाद हम अब जो है नया युद्ध देखेंगे। एक पीढ़ी पूरी निकल गई जिसने युद्ध देखा था, दूसरी पीढ़ी आज युद्ध देखने को तैयार होगी। उन माओ से पूछो जिनके बच्चे सेना वहाँ बॉर्डर पर जीवन के संघर्ष के लिए खड़े हैं और अपने देश की आन मान शान के लिए अपनी जान देने को तैयार है। वो माँ रात भर सोती नहीं है। बोलने से पहले, सोचने से पहले ये सारी बातें भी हमको गौर करना चाहिए। तो अगले 36 घंटे हमारे लिए बहुत भारी है। हाँ, भारत अगले 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के लिए जो एयर स्पेस दे रखा था वो पूरी तरह बंद कर देगा। इससे पाकिस्तान की पूरी आर्थिक कमर टूट जाएगी। पाकिस्तान को अब ढाका तक जाने के लिए इतना लंबा राना लेना पड़ेगा कि उसकी फ्लाइट हो जाएगी कम से कम 12 से 14 घंटे की। ऐसे सब देशों के लिए जो 12-14 देश है, उससे उसका पूरा वित्तीय संतुलन बिगड़ जाएगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान की कमर आर्थिक रूप से बहुत बुरी टूट चुकी रहेगी। पाकिस्तान के जिन लोगों ने हमला किया, शायद आने वाली पीढ़ियां उनको जरूर कोसती रहेगी कि इनके इन 6 मूर्खों के कारण जो है पूरे देश को तबाही का मंजर देखना पड़ रहा है। और यही स्थिति इजराइल में हमास के साथ हुई थी कि पूरा हमास जो है उन्होंने पूरे मुट्ठी भर लोगों के बिना हैसियत की लड़ाई लड़ ली इतने बड़े देश से, और आज बर्बादी का मंजर देख रहे हैं। हजारों लोग वहाँ भूखे मर रहे हैं, खाने के रोने हो रहेंगे। ये सब चीज़ें उनको सोचना चाहिए थी। मूर्खों का राज है, अपन कुछ नहीं कर सकते इसके ऊपर। तो ये तो थी पहले पेज की खबरें। इसके अलावा बाकी सब खबरें सामान्य है, जिसमें कोई बात नहीं हो सकती। बाकी परशुराम जयंती चल रही है, बस अब इस पर हम आज जो शहर में इसी पर हम बात, ये तो थी अखबारी खबरें। अब हम बात कर लेते हैं आज ब्राह्मण समाज की 2 शोभा यात्रा आज निकल रही है। जिद और अपने आप को स्थापित नेता सिद्ध करने के चक्कर में पूरी तरह से ब्राह्मण समाज का बिखराव हो गया। ब्राह्मण समाज में अब 3 शोभा यात्राएं होगी। एक संस्कार यात्रा अनूप शुक्ला ने निकाली थी, उसमें तमाम ब्राह्मण संगठन जो भी ब्राह्मण अध्यक्ष हैं, 36 ब्राह्मण अध्यक्षों को बुलाया गया था, उसकी शोभा यात्रा थी। विकास अवस्थी लंबे समय से इस शोभा यात्रा के सर्वा बने हुए और अभी भी तमाम टुकड़े हो जाने के बाद भी वो उस पद को छोड़ने नहीं लगे हुए। वो अभी भी आज भी अपनी ताकत के आधार पर उसको निकालने की जिद पे अड़े हुए हैं। उन्होंने पहले कोई प्रयास नहीं किया कि जो पुरानी निकली थी उसमें हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वे केवल अपनी बात पर अड़े कि हम निकालेंगे जिसको आना हुआ। पर आज एक बड़ी शोभा यात्रा रमेश वेंदुला भी निकाल रहे हैं। रमेश वेंदुला की बापट या शोभा यात्रा बापट चौराहे से निकलेगी और बड़ी भव्य पैमाने में निकालने की तैयारी की गई। तो 3 हिस्सों में ब्राह्मण बढ़ चुके हैं। अब समय बताएगा कि जो एकजुट करने के लिए शोभा यात्रा शुरू की गई थी, वो जुट होने के कारण अलग अलग निकलने लगी। इसमें एक और मैं जोड़ देता हूँ आपको कि एक शोभा यात्रा जो है संजय मिश्रा जो निकालते हैं, वो अन्नपूर्णा से लेकर राजेंद्र नगर तक वो एक अलग निकालते हैं। हाँ, ऐसे 4 हो गई। तो इस शहर में 4 फाड़ हो गए हैं ब्राह्मणों की परशुराम यात्रा को लेकर। हाँ, मेरे को लगता है साथ परशुराम जी भी सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि ये कहाँ का काम चालू कर दिया इन लोगों ने। चलिए, खैर हमें क्या करना, हमारा काम है आपको जानकारी देना। आज इंदौर के एक ऐसे नेता का जन्मदिन है, कैलाश वर्गीय का। कैलाश वर्गीय इस शहर की नब्ज भी हैं। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अगर इस शहर में लोगों ने विकास की प्रसव पीड़ा का पहली बार अगर किसी ने देखा ही है तो वो देखी थी कैलाश वर्गीय के महापौर कार्यकाल में। उन्होंने पूरे शहर को जो है इस कदर डेवलपमेंट शुरू किया था जबकि दिग्विजय सिंह की सरकार थी। और कैलाश वर्गीय ने विपरीत परिस्थिति में टैक्स लगा के और तमाम करके जहाँ नगर निगम को मजबूत किया, वहीं पूरे शहर में 4 बॉन्ड रोड जो बने हुए, जो चौड़े सबसे पहले ये, इसके पहले हमारे यहाँ सड़कें 4 लेन वाली तो सड़कें थी ही नहीं। इसके पहले हमारे पास जो सड़कें थी वो सामान्य स्थिति पर 4 लेन की सड़कें देखने का आनंद, जो 100 फीट की सड़कें हैं, वो कैलाश वर्गीय के कार्यकाल में शुरू हुई। नंदानगर की गलियों से कैलाश वर्गीय का अपना राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था और उसके बाद से लेके वे शिखर के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तक पहुंचे। कई प्रदेशों में उनको प्रभारी बनाया गया, जहां पे उन्होंने अपनी ईमानदारी से मेहनत करके अपना परचम लहराने का प्रयास किया। जहां भाजपा शून्य थी वहां भाजपा को खड़ा करने में उनकी अहम भूमिका रही। कैलाश वर्गीय जो हैं आज राष्ट्रीय राजनीति पर है, पर अभी भी ऐसा न जाने क्यों लगता है कि 25 साल की 30 साल की राजनीति के बाद भी शायद ऐसा लगता है शहर के लोगों को कैलाश वर्गीय के प्रति जो उनका दायित्व वो पूरा नहीं हो पा रहा है। पर कैलाश वर्गीय शायद ये सोचते होंगे कि उनका भी जो दायित्व इस शहर के प्रति वो पूरा नहीं हो पा रहा है। कैलाश वर्गीय ने यारबाजी मतलब दोस्ती भी सीखी। अगर आप सीख सकते हैं तो कैलाश वर्गीय ने अपने आसपास के उन तमाम दोस्तों का हमेशा ध्यान रखा। इसका एक बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने रमेश वेंदुला को सबसे पहले चुनाव अपनी जगह स्थापित सीट छोड़कर रमेश वेंदुला को चुनाव लड़वाया था। ये उनकी विशेषता रही।
आपके पास क्या है शेखर बिल्कुल जी? आप सही कह रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय की मैं इस चीज को लेकर कायल हूँ। कैलाश विजयवर्गीय ने सियासत करने वालों को ये सिखाया है कि जो लोग आपके लिए समर्पित होते हैं, जो आपके लिए काम करते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, उनका विकास करना बहुत जरूरी है। आप उनका विकास करेंगे तो आपकी तरक्की होती जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय के साथ में जो लोग शुरुआती दौर से उनके साथ में जुड़े रहे, कैलाश विजयवर्गीय उन सबको हाँ जी। स्थापित कर दिया कि किसी भी रूप में उन्हें कहा जहां भी किया। इस यही वजह है कि कैलाश विजयवर्गीय से जो जुड़े हुए लोगों की एक जो टीम है वो इंदौर ही नहीं, इंदौर के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में, यहाँ तक कि देश में भी जिस भी जगह जाते हैं वहां कैलाश विजयवर्गीय समर्थक हमें मिल जाएंगे। तो एक दूसरी चीज मुझे कैलाश विजयवर्गीय सबसे अच्छी ये लगती है कि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, कोई भी फैसला लेने की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो बहुत मजबूत हैगी। यही कैलाश विजयवर्गीय है जिन्होंने विकास किया होता है। जैसे आपने बोला कि प्रसव पीड़ा दिखाई, अपने इलाके में महापौर रहते हुए इतनी तोड़फोड़ की थी, तब किसी ने सोचा नहीं था कि ये कैलाश विजयवर्गीय जो इतनी तोड़फोड़ कर रहे हैं इनको जनता अगली बार चुनाव जिताएगी कि भी नहीं। पर कैलाश विजयवर्गीय को पता है कि विकास होता है तो लोगों को वो पसंद आता है। उसके नतीजे भले देर से आए पर उसके नतीजे हमेशा सकारात्मक आते हैं। मुझे यही कैलाश विजयवर्गीय की बातें अच्छी लगती है। मुझे वो एक अच्छे नेता इसलिए मैं उनको मानता हूं कि उन्होंने हमेशा अपने लोगों को आगे बढ़ाया है। दूसरा, जो फैसले लिए हैं उस फैसले पे वे अडिग रहे हैं, कभी वे पीछे नहीं खसकेंगे। एक और बात कैलाश वर्गीय के साथ रही कि जो लोग कैलाश वर्गीय से 40 साल पहले जुड़े हुए थे, तमाम नेताओं को मैंने देखा है कि समय के साथ में उनके आसपास के लोग टूटते चले जाते हैं और उनसे वापस नहीं जुड़ते हैं, दूरी बना लेते हैं। और कैलाश वर्गीय एकमात्र ऐसे नेता रहे जिनके आसपास जो 30 और 40 साल पहले जुड़े हुए लोग थे वो आज भी कैलाश वर्गीय को लेकर एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो हम आज कैलाश वर्गीय के जन्मदिन में उनको बधाई देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे स्वस्थ रहें और एक बार इस प्रदेश के मुखिया के रूप में भी वे अपनी सेवाएं दें, ताकि इस शहर को जो है एक बार लंबे समय बाद सेठी जी के बाद ये गौरव भी प्राप्त हो कि इंदौर में भी कोई मुख्यमंत्री के लायक था। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम जिस पर हमने आपको जानकारी दी। हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और हमें सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद।